This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम बच्चे, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? अब आ रही है आपको आवाज मेरी? चले, मैं तो काफी देर से बच्चे आपके साथ डिस्कशन कर रहा था। चलें, ठीक है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करने लगे। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चे जो सबसे पहला नोट है वो कंपनी और इसके ऑपरेशन से रिलेटेड है। सबसे पहला नोट कंपनी और इसके ऑपरेशंस क्या है। इस नोट में बच्चे हम बताते हैं कि कंपनी का स्टेटस क्या है। ये पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक हो गया। अगर पब्लिक लिमिटेड है तो क्या लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। इसके अलावा ये स्मॉल साइज एंटिटी तो नहीं है। इसी तरह से इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे मौजूद है। तो कंपनी और इट्स ऑपरेशन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इसका कोई स्पेसिफिक लाइसेंस नंबर हो तो वो भी मेंशन कर दिया जाता है। ये इंफॉर्मेशन एग्जामिनर क्वेश्चन में अगर आपको प्रोवाइड करेगा तो तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज आप ये इंफॉर्मेशन नहीं लिख पाएंगे। एग्जामिनर ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट, आप इसको रिटेन कर लीजिएगा, इसको रट्टा लगा लीजिएगा
कि कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो आपने यही लिख देना। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड होगी तो आपने लिख देना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर वो हो पब्लिक लिमिटेड तो आपने लिख देना पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, इनकॉर्पोरेट कहां हो रही है? पाकिस्तान में। द कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुई है, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई। इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है? अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है प्रिंसिपल एक्टिविटी की, बताइएगा। किस डॉक्यूमेंट से आपको प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक हो गया जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी क्या है? यहां पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर गुड्स, के प्रिंसिपल एक्टिविटी है कंपनी की कि वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक हो गया जी बच्चे, इंडेंटिंग हो सकती है, बट हमसे ज्यादातर वो रिलेटेड टू क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से पूछ रहा है बच्चे। अच्छा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? वो भी बताना है कि रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है, मुल्तान में है, कराची में। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारा एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जिसके मुताबिक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। We supposed to prepare financial statement in accordance with applicable financial reporting framework, and we must have to refer that applicable financial reporting framework in the financial statement, specifically in notes to the financial statement. हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक सूटेबल क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। ये जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो हमें बताती है कि आपके लिए क्राइटेरिया क्या है। उसने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, हमने क्राइटेरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेफर करना है कि हम किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे मैंने बात लिखी है कि these financial statement have been prepared in accordance with Companies Act 2017 and relevant accounting standards. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेयर हो रही है कंपनीज एक्ट 2017 और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। हाँ, समटाइम ऐसा हो जाता है। अब देखिए, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात है कंपनीज एक्ट 2017 और नेक्स्ट वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अगर इन दोनों में कंफ्लिक्ट आ जाए, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट और आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट में डिफरेंस आ जाए, तो फिर हम किसकी बात को माने? क्या हम आईएफआरएस की बात को माने या हम कंपनीज एक्ट की बात को माने? हम नेशनल लॉ को प्रेफर करेंगे। तो हम ये बात लिख देते हैं, इन केस रिक्वायरमेंट्स डिफर, अगर इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स में फर्क आ गया, द प्रोविजंस और डायरेक्टिव्स, जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट की होंगी या कंपनीज एक्ट ने जो डायरेक्शंस प्रोवाइड की होगी वो प्रीवेल करेगी। हम आईएफआरएस को उस एरिया के लिए एग्री नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी लिख दिया बच्चे। यहां तक दोनों बातें क्लियर है, दोनों नोट्स रिटेन करने प्योरली। थर्ड वन, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हुए हमने वैल्यू कौन सी यूज की है? तो these financial statements are prepared under the historical cost convention. हम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे एसेट को मेजर कर रहे हैं, हर इंफॉर्मेशन को उसी पे मेजर कर रहे हैं, सवाए हाँ अगर कोई एसेट फेयर वैल्यू पे आ रहा है तो वो फिर रिवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू के मुताबिक है, बाकी सारी की सारी आइटम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट के मुताबिक है। अनलेस एनी एसेट इज रिवैल्यूड,
जैसे IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। इसी तरह से IFRS 9 में अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट को एट फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं, इसी तरह से बच्चे अगर IAS 16, IAS 38 में हम नॉन करंट एसेट्स IAS 16 के मुताबिक टेंजिबल और IAS 38 के मुताबिक इनटेंजिबल एसेट को रीवैल्यू कर लेते हैं, तो वो तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे नहीं आ रहे, वो तो फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दीज आर द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। अब स्ट्रेट 3 नोट्स हैं। इसके बाद बच्चे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को जरा अच्छे तरीके से समझिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपके सामने, आपको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। अब उसमें आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आइटम है। आपने इस फिगर को कैसे रिकॉग्नाइज किया, कैसे मेजर कर रहे हो, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, कैसे करते हो, ये सब बातें ये आपकी है पॉलिसी। अब यूजर को तो नहीं पता, आपको तो यूजर को बताना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे अकाउंट फॉर कर रहे हो, कैसे मेजर कर रहे हो, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या आपकी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम्स हैं उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, स्टॉक इन ट्रेड की फिगर हो गई, ट्रेड डेट्स की फिगर। अब इनकी जिन जिन की जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है और जिस जिसकी अकाउंटिंग पॉलिसी मौजूद है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो अब यहां से हमने देखा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमने कहा जी इसकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। साथ ही हमने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आए और आके इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी देखी, और पास्ट पेपर में ये टेस्ट हो चुकी हुई है, टेस्टेड बनाना लिमिटेड के अंदर। ये एग्जामिनर ने ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपसे टेस्ट कर ली हुई है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टेंजिबल आइटम्स की अकाउंटिंग पॉलिसी तो जरा लिखिएगा। तो आपको ये रिटेन करनी है पॉलिसी। मैंने बड़ी ही सिंपल सी लिखी हुई है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी है, पैराग्राफ नहीं लिखा। इसमें आपको ये पॉलिसी नहीं लिखनी थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है IAS 23 के मुताबिक। हम इंफॉर्मेशन को जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड होगी, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड लेस इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी पे रिपोर्ट करते हैं। समटाइम होता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आइटम्स कॉस्ट पे रिपोर्ट हो रही होती है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे, और कुछ रिवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल के मुताबिक हो रही होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें ये बात बता देते हैं। हम कहते हैं these are stated at cost less accumulated depreciation less accumulated impairment loss if any। यहां तक तो बात यही रहेगी, बट आगे क्या कह देंगे, एक्सेप्ट सवाए लैंड के, एक्सेप्ट लैंड दैट इज स्टेटेड, जिसको हम रिपोर्ट करेंगे एट फेयर वैल्यू। ठीक होगा जी बच्चे। तो फिर ये सेंटेंस पूरा ऐसे लिख दिया जाएगा, these stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss if any except land that is stated at fair value। अगर बिल्डिंग भी होगी तो एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, अगर प्लांट भी होगा तो क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट। ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा नेक्स्ट, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां कहां लिखा जाएगा, चार्ज कहां किया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में। और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड। और रेट्स कहां पे मेंशन किए गए हैं,
या तो रेट्स यहाँ पे लिख दिए जाते हैं या बता दिया जाता है कि नोट नंबर इतने में रेट्स मौजूद है, जैसे कि इससे पहले फिक्स एसेट शेड्यूल है और फिक्स एसेट शेड्यूल में हमने यहाँ पे रेट मेंशन कर दिए। ये देखिए क्या कर दिया जाएगा, इस नोट का रेफरेंस दे दिया जाएगा कि नोट नंबर 5 में स्पेसिफाइड रेट्स मौजूद है हर एसेट के अगेंस्ट, कि किस किस एसेट में हम क्या क्या रेट यूज कर रहे हैं। अच्छा, जब एसेट को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है उसके बाद कुछ उससे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे उसको रिपेयर करवाना, उसकी मेंटेनेंस करवाना, उसके एक रेगुलर इंटरवल के बाद ओवरहॉलिंग करवाना, जो कि इनसिग्निफिकेंट होती है, हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नहीं है। उन एक्सपेंडिचर्स को क्या करें, उन एक्सपेंडिचर्स को भी एक्सपेंस आउट कर दें प्रॉफिट और लॉस में जिस टाइम पीरियड में वो इनकर हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, subsequent expenditures is recognized as an expense in the period in which it is incurred। subsequent expenditures जितने भी हैं उन्हें एक्सपेंस बना देंगे उसी पीरियड में जिस पीरियड में वो इनकर होंगे। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि एसेट्स को सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। जब भी डिस्पोजल का वर्ड आया ना तो याद रखिएगा उसके साथ गेन और लॉस भी आएगा। गेन होगा या लॉस होगा डिस्पोजल के टाइम पे यूजुअली, अमूमन। अच्छा, अब उस गेन और लॉस का क्या करें, वो गेन और लॉस भी हमारी रियलाइज्ड गेन या लॉस होता है, उसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। हाँ, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन जिनकी हो रही है, अगर वो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाते, रेडी टू यूज या सेल नहीं हो जाते, तब वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में आएंगे। जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव हेड में ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे बिल्डिंग है, जैसे प्लांट है, जैसे रेडी होगा प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में से हम इसे डी रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, जब तक मुकम्मल नहीं होता तो हम उसको चेक करेंगे कि इस पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो नहीं बन रही, इंपेयरमेंट लॉस होगा तो वो भी चार्ज करेंगे। तो ये कंप्लीट पॉलिसी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, आपको रिटेन करनी है एज इट इज। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट इंपेयरमेंट। किसी भी टाइम पे हमें क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एसेट्स को। कोई इंडिकेटर तो नहीं है, क्या इंडिकेटर, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो IAS 36 ने बताया होगा, जिससे हमें लग रहा हो कि एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है उसके रिकवरेबल अमाउंट से। अगर हो रहा है तो फिर हमें इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करना पड़ेगा। तो क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द कंपनीज एसेट आर रिव्यूड एट ईच रिपोर्टिंग डेट। यहां पे बेहतर होगा आप वर्ड लिखे रिपोर्टिंग डेट। टू डिटर्मिन वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन, ये डिटर्मिन करने के लिए कि क्या कोई इंडिकेशन तो नहीं है इंपेयरमेंट लॉस का। बात समझ आ गई पहले, एज इट इज IAS 36 की बात है। Carrying amount of the company's asset are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication, क्या कोई इंडिकेशन तो नहीं है इंपेयरमेंट लॉस का। अगर ऐसा कोई इंडिकेशन हुआ तो रिकवरेबल अमाउंट को हम एस्टिमेट करेंगे, और आपको पता है रिकवरेबल अमाउंट क्या आती है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। इनमें से जो दोनों में से हायर होगी वो रिकवरेबल अमाउंट होगी, और फिर इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करवा दिया जाता है प्रॉफिट और लॉस में। ये इंपेयरमेंट की पॉलिसी। ये भी बच्चे बात क्लियर होगी। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड की क्या पॉलिसी है, स्टॉक इन ट्रेड को वैल्यू किया जाता है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी स्ट्रेट। अच्छा बच्चे, ट्रेड डेट्स, these are recorded at original invoice value less, अगर कोई प्रोविजन हुई तो वो भी, और बैड डेट्स एक्सपेंस जब कंफर्म होंगे इन्हें राइट ऑफ कर दिया जाए। जैसे बैड डेट्स कंफर्म हुए राइट ऑफ कर दिए, पहले हम डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे होते। ये भी बच्चे प्रोविजन की भी पॉलिसी आ गई। और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंसेस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जो जो चीजें हैं वो लिख देंगे कि इसमें कैश इन हैंड और सिर्फ कैश एट बैंक की है। इसी तरह से बच्चे ट्रेड एंड अदर पेबल्स, उसको रिपोर्ट किया जाएगा एट कॉस्ट, जो फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन टू बी पेड इन फ्यूचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड एंड अदर बिल्स को, पेएबल्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एट कॉस्ट पे, जो कि उस कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू है, आर्म्स लेंथ वैल्यू होती है। ठीक हो गया जी बच्चे। फेयर जनरल पब्लिक के लिए, जो कि अननोन पार्टीज के इन बिटवीन वैल्यू कोट की जा रही होती है, वही वैल्यू होती है, वो फेयर वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन होती है। हाँ, इसकी वैल्यू हमें पे फ्यूचर में करनी है, गुड्स आज मिल रही है, टू बी पेड इन फ्यूचर। अब किसके बदले में पे करनी है? वो गुड्स और सर्विसेज जो हमने उनसे एक्वायर कर ली। अभी चाहे उन्होंने इसका बिल किया हमसे या अभी बिल नहीं किया, हमें पे तो करनी है, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चे प्रोविजन, IAS 37 की प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब कंपनी की लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी और ये पास्ट इवेंट की बेस पे होती है, एज इट इज प्रोविजन की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिखा हुआ, और it is probable that an outflow of economic resources embodying economic benefits will required to settle the obligation, वो भी चाहिए होंगे इस obligation को settle करने के लिए, और and a reliable estimate can be made। तीनों बातें पूरी होगी। पहली बात क्या है? ऑब्लिगेशन आपकी है कंस्ट्रक्टिव है या लीगल है, पास्ट इकोनॉमिक इवेंट की वजह से, सॉरी पास्ट इवेंट की वजह से। Probable future economic resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, दूसरी बात होगी, और वो प्रोबेबल होनी चाहिए, और रिलायबल एस्टिमेट हम कर सकते हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बचे बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है? वो एसेट जिनको रिक्वायर है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। इसके इंटेंडेड यूज के लिए सब्सटेंशियल पीरियड रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया जी बच्चे। उन एसेट्स को हम कहते हैं क्वालिफाइंग एसेट। उन क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन एक्वायर किया जाए और उस लोन के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, सूद कैपिटलाइज किया जाता है उस एसेट में, उसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं किया जाता। उसके अलावा जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट होगी वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज की जाएगी। तो पढ़ते हैं, बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट, उसे कैपिटलाइज किया जाएगा, और ऑल अदर बोरोइंग कॉस्ट आर चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट व्हेन दीज आर इनकर्ड, जब वो इनकर होगा। Revenue recognition, revenue from sale of goods is recognized at the time goods are delivered to customers। और टैक्सेस बचे इन अकॉर्डेंस विद IAS 12 हम देखते हैं जो टैक्स पेएबल है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जितनी भी अमाउंट बनेगी हम करंट टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये पॉलिसीज हैं, इनको आपको रिटेन करना है, याद करना है, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल तक आपने कोशिश करके इन्हें रिटेन करना है अच्छी तरह से। अब वन बाय वन हम नोट्स पढ़ेंगे। पहले हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नोट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 5th वन नोट है बच्चे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ब्रेकअप देखना चाह रहे हैं। तो ब्रेकअप हमें मिलेगा कहां पे? नोट नंबर 5। जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, अच्छा आप एक काम कर लिया करें, आपसे एग्जामिनर नोट्स पूछे या ना पूछे, आप नोट की हेडिंग जरूर दे दिया करें।
ये लिख दिया करें, ये फॉर्मेट एज इट इज बना दिया करिए। हाँ, नंबरिंग नहीं करनी है आपने। हाँ, एग्जामिनर नोट्स पूछे तो नोट्स बना देंगे और यहाँ पे नंबर भी लिख देंगे। अब ये नंबर जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का साथ नोट भी बना दो और आपके लिए फर्ज हो गया कि ये 5 नोट नंबर 5 ही बनेगा। ऐसा नहीं है। आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो नोट्स, आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। हाँ, बाकी जो इसके बाद अगले नोट्स बने वो सिक्वेंशियल होने चाहिए। जैसे ये देखिए, पहला नोट तो बन गया, 5th वन। अब ये पहला नोट मैंने 5 क्यों बनाया है? जब आप प्रैक्टिकली पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे तो उसमें आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। ये देखिए, ये नोट नंबर 1 था कंपनी और इसकी ऑपरेशन का, दूसरा नोट है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का, थर्ड वन नोट है बच्चे बेसिस ऑफ प्रिपरेशन और फोर्थ वन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसके बाद 5th वन नोट ही बनता है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। बात क्लियर हुई? तो वो 5th वन नोट है। उसके बाद देखें 6th वन, 7th वन, जिस जिसका नोट बन रहा है, रिक्वायर्ड है, आप बनाते जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो पहला नोट बच्चे समझते, नोट नंबर 5। जी बच्चे, ये नोट नंबर 5 है। इसको लैंडस्केप फॉर्म में बनाया गया। देख लीजिएगा बच्चे, ये नोट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट है। इसकी आगे फर्दर बाइफर्केशन भी हो सकती है। अच्छा, इस नोट में क्या हमने अलग अलग करके लिखा कि ओन्ड एसेट और लीज्ड एसेट। जो लीज्ड एसेट है उसके लिए भी शेड्यूल बनता है और IFRS 16 पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि ऑन और लीज एसेट को स्पेसिफाई करना है कि ये एसेट ऑन्ड है और ये एसेट लीज्ड है। और ये काम आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फेस पे भी कर सकते हैं और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी कर सकते हैं। मैंने नोट्स पे किया हुआ है, आपको भी प्रेफर करूंगा आप यहीं पे कीजिए। अच्छा बच्चे, इसके बाद ये कैप्शन जो हम यूज किया करते थे, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल या कोई भी एडजस्टमेंट, फिर बच्चे क्लोजिंग बैलेंस, जी बच्चे, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद बच्चे ये रेट है डेप्रीसिएशन का, कि डेप्रीसिएशन का रेट क्या हो। ये क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस। अगर कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ कर दिया, उस डिस्पोजल पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज की हुई थी टोटल आज की डेट तक, उसको डी रिकॉग्नाइज करना है, रिवर्स करना है। और फॉर द ईयर करंट ईयर की डेप्रीसिएशन, और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और लास्ट वन बचे बुक वैल्यू। और आपको पता है इसमें कोई रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी आ सकती है, अगर होगी तो फिर यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं कॉस्ट एंड रिवैल्यूएट अमाउंट। जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है एग्जाम में, आप वैसे ही बनाइएगा। ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिक्स शेड्यूल बना हुआ। बच्चे, मुझे ना किसी बच्चे की आवाज आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही वो क्या कहना चाह रहा है। जी बच्चे, इसी तरह से बच्चे अब ये देखें, प्लांट नेक्स्ट आ गया। पहले वाला प्रॉपर्टी, दूसरा प्लांट, उसके बाद बाकी तमाम के तमाम एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ये ऑन्ड एसेट्स है, उसके बाद आगे लीज्ड एसेट्स। और कंपैरेटिव्स मैंने वैसे ही नीचे लिख दिया। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे?
तो ये फिगर 19 और ये बचे 18 की। तो ये शेड्यूल है बच्चे, ये आपको बनाना आता है। इस शेड्यूल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन बार फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे तो ये डिस्कस करना था। अच्छा, इसके बाद अब जो नेक्स्ट नोट्स हैं, ये करेक्शन ऑफ एरर का नोट था। ये नोट करेक्शन ऑफ एरर का या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट, जैसे मैंने आपको IAS 8 में बनाना सिखाया था। जी बच्चे, नेक्स्ट ये नोट स्टार्ट हो गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नोट बच्चे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बच्चे, इन्वेस्टमेंट अगर कोई रिलेटेड पार्टीज में की है आपने, या आपकी कोई अदर इन्वेस्टमेंट है, तो वो ये मेंशन कर दिया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से बच्चे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को लोन प्रोवाइड कर देती है या अपने एम्प्लॉइज को एडवांस दे देती है, वो लॉन्ग टर्म एडवांस होता है, लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अच्छा, अब इसके साथ हमें बताना होता है क्या ये एडवांसेस गुड है और सिक्योर्ड भी है या नहीं है। तो गुड है और सिक्योर्ड भी है, ये दोनों बातें बताना जरूरी है। अब देखिए, अगेंस्ट क्या टू एम्प्लॉइज को दिए गए सिक्योर्ड है और कंसीडर्ड गुड है, सप्लायर को दिए गए, ये ऐसा करें, ये काट दें। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगेंस्ट टू एम्प्लॉइज को दिए हुए सिक्योर्ड और कंसीडर्ड गुड है, और सप्लायर्स को दिए गए अनसिक्योर्ड है, कंसीडर्ड गुड है। अच्छा, अब इनमें ये भी हो सकता है कि कुछ पोर्शन करंट एसेट्स में चला जाए, जो करंट एसेट्स में रिपोर्ट करेंगे उसको लेस कर देंगे, करंट पोर्शन इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स डिडक्ट किया। अब इसकी इंफॉर्मेशन नोट नंबर 10 में मौजूद है। ये नॉन करंट एसेट की फिगर आ जाएगी। बाकी जो लॉन्ग टर्म लोन्स एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में ये भी बताया जाएगा कि क्या वो इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं किया जा रहा उसके ऊपर, और साथ ये भी बताया जाएगा कि वो कितने पीरियड के लिए प्रोवाइड किया गया, वो मैच्योर कब होगा, और क्या वो सिक्योर्ड है। अगर वो सिक्योर्ड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड किसके अगेंस्ट है, सिक्योरिटी कौन सी पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा सिक्योर्ड ऑन द व्हीकल्स, उनके व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उसके अगेंस्ट सिक्योर करवा लिया। ठीक है जी बच्चे, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इसको फॉर द टाइमिंग इग्नोर कीजिएगा, पहली बस ये इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, डिटेल में बताता जाऊंगा किसको करना। स्टॉक इन ट्रेड का नोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसमें स्टॉक की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, कुछ ऐसा स्टॉक जो पार्शली मैन्युफैक्चर्ड हो गया और पार्शली अनफिनिश्ड है, वर्क इन प्रोसेस, और सबसे लास्ट पे बचे फिनिश्ड गुड्स, जो फिनिश हो चुकी हुई है, मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो इन तीनों आइटम्स को ऐड करेंगे स्टॉक की अमाउंट। अच्छा बच्चे, कुछ स्टॉक ऐसा होता है हमारा जो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बट सप्लायर डिस्पैच कर चुका हुआ, उसे कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। क्या वर्ड बोलते, गुड्स इन ट्रांजिट, उसको भी ऐड कर लेंगे। और बच्चे लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग आइटम्स, जो प्रोविजन होगी स्लो मूविंग आइटम्स की, वो बच्चे लेस कर देंगे। स्लो मूविंग आइटम्स आपको पता ही है, ऐसी आइटम्स जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ी हुई है और ऑर्गेनाइजेशन उसको बेच नहीं पा रही, वो बहुत देर से ऑर्गेनाइजेशन के पास ही पड़ी हुई है। हो सकता है उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसकी प्राइस कम करके ही सेल करती है ऐसी आइटम्स को, तो उन पे प्रोविजन की जरूरत है, तो वो लेस करेंगे। हाँ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग है, तो हो सकता है ये एक ही स्टॉक की फिगर हो,
और गुड्स इन ट्रांजिट आ रही और नेक्स्ट प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग आइटम्स तो नहीं होगी, तो सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड लिखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट और लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग आइटम्स। ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेड डेट्स का, ट्रेड डेट्स का नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रेड डेट्स कंसीडर्ड गुड और सिक्योर्ड भी है। अब ये कंसीडर्ड गुड और अनसिक्योर्ड भी है, यहां तक तो बात ठीक हो गई। अब देखिएगा कंसीडर्ड डाउटफुल, इन पे शक क्या नहीं देंगे पैसे, और है भी अनसिक्योर्ड। डाउटफुल हो अनसिक्योर्ड हो तो इसके अगेंस्ट हमें प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है, दोनों बातें होगी। डाउटफुल भी है, शक शुबा भी है, नहीं देंगे। सिक्योरिटी भी कोई नहीं है इनकी, तो प्रोविजन रिकॉर्ड, एसेट ओवरस्टेट ना हो जाए। जो एसेट हमें हमारे लिए गुड है सिर्फ वही रिपोर्ट करेंगे। हाँ, इसको बता दिया, शो करवा दिया, ब्रेकअप तो दिया, नोट्स में बताएंगे, और इसके अगेंस्ट यही अमाउंट हमारी क्या बन जाएगी बच्चे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे रिपोर्ट होती है, इसे हम कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं। अब ये सिर्फ गुड है, इसमें डाउटफुल शामिल नहीं है। इसके बाद बच्चे नोट अगला वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने पूछा हुआ, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। अच्छा, अब ये चार बातें, इसमें एडवांसेस गिवन है, अदर रिसीवेबल्स गिवन है, तो ये सिर्फ लिख दें एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स। सिर्फ डिपॉजिट्स गिवन है, प्रीपेमेंट्स भी नहीं है, अदर रिसीवेबल्स भी नहीं है, तो लिख दें एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। जो जो बातें होंगी वो लिखते जाएंगे, सीक्वेंस यही रखेगा, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। तो पहले देखिएगा एडवांसेस रिपोर्ट किए, फिर बचे डिपॉजिट्स, फिर प्रीपेमेंट्स और बाकी अदर रिसीवेबल्स। तो सीक्वेंस भी क्या हो गया, एडवांसेस, फिर डिपॉजिट्स, फिर प्रीपेमेंट्स और उसके बाद अदर रिसीवेबल्स। और ये भी गुड है और अनसिक्योर्ड है, ये भी मेंशन करना। एडवांसेस प्रोवाइड किए गए स्टाफ को एक्सपेंसेस के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। ठीक हो गया जी बच्चे, ये बच्चे रहने दीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चे डिपॉजिट्स। कभी आपको यूटिलिटी कनेक्शन लेते हो तो उसमें कुछ डिपॉजिट्स रखवाने पड़ जाते हैं कमर्शियल की वजह से, तो वो डिपॉजिट्स आपके आ जाएंगे। अगर करंट नेचर के हैं तो वो करंट एसेट्स में आएंगे, नॉन करंट नेचर के हैं जैसे यूटिलिटी के अगेंस्ट यूजुअली नॉन करंट नेचर के होते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन आपने 1 साल के लिए थोड़ी लिया हुआ होता है। आपने कोई ऑर्डर बुक करवाया हुआ, उसके लिए कुछ डिपॉजिट्स रखवाए होंगे, तो वो डिपॉजिट्स वगैरह यहाँ पे आ जाए। प्री पेमेंट्स, अगर आपने कोई एक्सपेंस बिफोर टाइम पे कर दिया तो वो प्री पेमेंट्स। और सेल्स टैक्स रिसीवेबल, रिफंडेबल, ये भी हो सकता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें कैश एट बैंक और अकाउंट कौन कौन सा है, करंट अकाउंट है तो वो भी बताना है, सेविंग अकाउंट है वो भी बताना है। आई थिंक सो 2 दफा सवाल आ चुका हुआ इस नोट से रिलेटेड। और कैश इन हैंड, अब देखें मेरी एक बात सुनना गौर से, करंट अकाउंट में तो हमें इंटरेस्ट सूद नहीं प्रोवाइड किया जाता, बैंक सूद नहीं देता। हाँ, सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट बैंक सूद प्रोवाइड करता है। अब वो रेट क्या दिया उसने ड्यूरिंग द ईयर, जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट, उस पे रेट क्या चार्ज कर रहा है, उसके लिए फुट नोट देना पड़ेगा। फुट नोट देने का तरीका क्या है, यही नोट नंबर लिखना, 11 है आगे 0.1, अगले वाले पे 0.2, अगले वाले पे 0.3, ऐसे मूव करते जाएंगे। तो 11.1 फुट नोट। सेविंग, ये इसका है, सेविंग बैंक अकाउंट कैरिंग मार्कअप एट अ रेट रेंजिंग फ्रॉम 7% टू 9.8%, और कंपैरेटिव साथ ही मेंशन की जाती है। 2018 में क्या था, ये एसेट्स के नोट्स मुकम्मल हो गए। अब शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल स्पेसिफिकली मेंशन करने हैं। कंसीडरेशन इन कैश में कितने शेयर्स इशू हुए और अदर देन कैश कितने शेयर्स इशू हुए, क्लियर मेंशन करना है आपने।
इसके बाद बच्चे वही लीज लायबिलिटी का पूरा नोट, जैसे हमने बनाना सीखा हुआ है वैसे हम बनाएंगे। और ये वही नोट जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सिखाई हुई है। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट विद बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी एसेट हो। ठीक हो गया जी बच्चे। लीज पेमेंट हैव बीन डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम। आपने जो याद मैंने आपको करवाया हुआ है वही लिखिएगा। द लीज कैरीज मार्कअप एट द रेट ऑफ इतने % पर एनम। कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकती है नहीं। और लीज इंस्टॉलमेंट पेएबल एनुअली इन एरियर्स, ये बता, ठीक है, वही लिखना है। उसके बाद बचे डेफर टैक्स का। अब डेफर टैक्स का जो लास्ट कॉलम होता है ना, लास्ट कॉलम डिस्क्रिप्शन और लास्ट कॉलम, ये वो लिखा जाता है जिसको मैं कहा करता था ना, डेफर्ड टैक्स एट द रेट ऑफ 30% आ गया, 34%, जो भी है वो लास्ट कॉलम की अमाउंट आ रही होती है। और यहां पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन की वजह से इतने अमाउंट का डेफर टैक्स बन रहा है। डाउटफुल डेट्स की वजह से इतने का बन रहा है। लीज लायबिलिटी की वजह से इतना, और अनयूज्ड टैक्स लॉसेस की वजह से टोटल आ जाएगा नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी मेथड की वजह से। उसके बाद बचे क्रेडिटर्स, एक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज। इसमें क्रेडिटर्स, एक्रूड लायबिलिटीज, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक हो गया जी। कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जामिनर हमें खुद प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन में, जैसा कि उसने 2 क्वेश्चंस में दी हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट, वहां से समझाऊंगा। मैंने यहां पे कहा है नो कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट एट ईयर एंड। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये लाइन जरूर लिखेंगे। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ये देखिएगा ये आ गया। ठीक होगा जी। तो ये बच्चे अभी तक हमने सिर्फ नोट्स किसका डिस्कस किए हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। इन्हीं को देखिएगा जरा अच्छे तरीके से। आज मैं सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और उसके नोट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कल हम इंशाल्लाह स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नोट्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज नहीं, मिक्स हो जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ नोट्स की प्रैक्टिस करनी है आपने। पहला पेज तो आपने रिटेन करना है, वो आज कर लीजिएगा, कल कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आज ही कर ली। प्रैक्टिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इसके नोट्स के, जब मैं सवाल करवाऊंगा तभी समझ में आएगी ये बातें। अभी काफी हद तक तो बातें क्लियर है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है। जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक होगा जी बच्चे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बच्चे मैं आपको डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन कौन कौन सा सॉल्व करना है बच्चे, हमने एक बनाना लिमिटेड का क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह दोनों क्वेश्चंस कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोनों क्वेश्चंस हमारा टास्क टारगेट होगा कि कोशिश करके हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लें किसी तरीके से। थोड़ी सी क्लास भी हमें एक्सटेंड करनी पड़ी तो हम करेंगे जरूर। ठीक होगा सर जी ये बच्चे। सारे नोट्स आएंगे तो सर ये सारे नहीं नोट्स जरूरी लिखने होंगे सर? नहीं, ये जरूरी नहीं होता। एग्जामिनर हमसे कितने पूछ रहा है हम देखेंगे, क्वेश्चन में मेंशन होता है। जिस जिस की रिक्वायरमेंट होगी, जिस जिस की इंफॉर्मेशन होगी, हमने सिर्फ वो नोट बना, बाकी नहीं बना। ठीक है जी बात भाई हो गया बच्चे, बात क्लियर। यस सर। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।